ओए तो भाई प्लीज बोलिए कोई भी। कल मैंने आपको सेकंड लॉ के बारे में बताया था, एक बार जरा रिवाइज कराया तो मैंने आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ फोर्स कराई थी। मैंने कहा था भैया 3D में अगर आप फोर्स लगाते हो तो 3D का जो फोर्स होता है फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस का फोर्स कैसे निकलेगा, मास इनटू में एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस का फोर्स कैसे निकलेगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था भैया इंप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की क्या इंप्लीकेशन थी। पहला तो ये वेक्टर लॉ है, क्या है ये। दूसरा क्या है भैया, अगर एक्सीलरेशन फोर्स जीरो रहेगा, क्या रहेगा, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अगर जीरो रहेगा तो बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, यानी बॉडी की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। अगली इंप्लीकेशन थी भैया कि अगर आप बात करो इसकी वैलिडिटी की तो ये फोर्स पॉइंट पर भी अप्लाई होता है और एक बॉडी पर भी अप्लाई होता है। ठीक है भैया। उसके बाद मैंने बताया था भैया कंसीक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, लिख ही लिया होगा आपने, कोई बात नहीं। ठीक है भैया। तो कंसीक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ कहता है भैया कि अगर बॉडी, अगर फोर्स को कांस्टेंट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो भैया अगर वही फोर्स बड़ी मास वाली बॉडी पे लगाया जाएगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम आएगा। और वही फोर्स छोटे मास वाली बॉडी के ऊपर लगाया जाएगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये कंसीक्वेंस था। और कह रहा है भैया फोर्स क्या क्या काम करता है, तो भैया वो फोर्स क्या करता है भैया, बॉडी की स्पीड को चेंज कर देता है, बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों को ही चेंज कर सकता है। फिर मैंने कहा था भैया मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स। मैंने एक स्प्रिंग ली और स्प्रिंग को एक अननोन फोर्स से खींचा। स्प्रिंग का कांस्टेंट फिक्स होता है, हर स्प्रिंग के लिए वो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हर स्प्रिंग का, हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए, सॉफ्ट मतलब जिस स्प्रिंग को खींचा और दबाया जा सके आसानी से, उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो जब इस पे हम फोर्स लगाते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं, तो स्प्रिंग के अंदर ये एक्सटेंशन होता है, क्या होता है, ये वाला एक्सटेंशन होता है। तो ये एक्सटेंशन जो है वो किसके पास प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे इसके अंदर एक्सटेंशन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा आएगा। और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये डेल्टा एल होता है, क्या होता है भैया। तो आपको ये तो पता ही होगा, मेजर कर लोगे, के की वैल्यू गिवन होगी तो आप उस अननोन फोर्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। उसके बाद मैंने बैक टू बैक 3-4 न्यूमेरिकल कराए थे, 3-4 नहीं ज्यादा ही कराए थे, है ना। ये सारे न्यूमेरिकल मैंने करा दिए जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ ये सारे करा दिए थे मैंने, 6-7 थे जो भी है करा दिए थे, 7 करा दिए थे। ठीक है भैया। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पल्स। क्या है भैया, होता क्या है इम्पल्स भैया, ध्यान दीजिएगा भैया, इम्पल्स क्या है, इम्पल्स को किस प्रॉब्लम का नाम है, तो देखिए भैया इम्पल्स क्या है भैया, इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है भैया, वैसे आपको मैंने बताया था फोर्स का इफेक्ट मोमेंटम कहलाता है, क्या कहलाता है, फोर्स के इफेक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। लेकिन वही इफेक्ट अगर मैं बहुत छोटे टाइम के लिए देखूं तो वो इम्पल्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा। फोर्स का बड़े टाइम के लिए जो इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर वो उसको मोमेंटम प्रोवाइड करता है। लेकिन फोर्स का बहुत छोटे टाइम का जो इफेक्ट होता है किसी बॉडी के ऊपर वो उसको इंपल्स प्रोवाइड करता है, क्या करता है। तो इंपल्स क्या है भैया, इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी बॉडी के ऊपर फोर्स का बहुत छोटे वक्त के लिए जो इफेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इंपल्स कहते हैं। तो इंपल्स देखिए, इंपल्स, इंपल्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स on body for very very small, बहुत छोटे, क्या हुआ, क्या किसकी, क्या है, क्या है, अरे भाई किसकी यार, भाई निकाल लो, देख ले एक बारी, बाहर जा जा, खिसका दो ना हाथ से यार, क्या दिक्कत है। ओए
तो इंपल्स क्या भैया, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स का इफेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इंपल्स। डेफिनेशन क्या करना भैया, फिर आता है इंपल्सिव फोर्स, क्या आता है भैया, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। ध्यान दीजिए, मतलब समझे, एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है बहुत छोटे टाइम के लिए, तो भैया फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर लगता है तो वो क्या करता है भैया, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो फोर्स के छोटे टाइम के इफेक्ट को ही हम क्या कहते हैं भैया, इंपल्स, क्या कहते हैं उसे, और उस फोर्स को हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स, क्या कहते हैं उसे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं भैया, इंपल्स क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर बहुत छोटे टाइम के लिए जो फोर्स का इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, इंपल्स, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स, क्या कहते हैं, वही लिखा हो ना, देखिए भैया, लिखा इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम, या क्या लिखा हो भैया, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे वक्त के लिए, टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज, फाइनाइट मतलब कुछ चेंज आएगा, उस फोर्स की वजह से कुछ चेंज आएगा, इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। ठीक है भैया, जैसे आप एग्जांपल देखिए, सुन लीजिए, मैं क्रिकेट बॉल आई मेरे पास और मैंने शॉट मारा, ठीक है भैया, ठीक है, बॉल आ रही है, अरे यार भैया जैसा कि हमने देखा, यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स थोड़े लंबे टाइम के लिए इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये क्या है भैया, फोर्स ने मोमेंटम प्रोवाइड किया, ठीक है भैया। अब देखिए, ये है इंपल्स, ये क्या है, ये रहता था इंपल्स, और वो क्या था, समझ गए भैया, जब फोर्स की, बेटा ये सोच, तेरे को फिजिक्स का तेरे को इंटीग्रल पार्ट बना रहा हूं मैं, यू आर द एग्जांपल, सबको याद रहेगा तू, भांजे आजा इधर। अब देखिए भाई प्लीज, तो किसी बॉडी के ऊपर फोर्स का इफेक्ट बहुत छोटे टाइम के लिए क्या कहलाता है भैया, इंपल्स, क्या कहलाता है, और फोर्स का इफेक्ट बड़े टाइम के लिए क्या कहलाता है, तू बता, फोर्स का इफेक्ट बड़े टाइम के लिए क्या, किसने बोला ये, साले धन समझ के ना खत्म कर दूं दिया मैं। हाँ बोल भाई, इंपल्सिव फोर्स नहीं, द इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंपल्स, और फोर्स इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स। द इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर वेरी स्मॉल नहीं, लास्ट टाइम के लिए, कितने के लिए, लास्ट टाइम के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, मूवमेंट, क्या कहते हैं भैया, दोनों ही फोर्स के इफेक्ट है, एक छोटे टाइम के लिए क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अब बड़े टाइम के लिए, तेरी जवान लड़खड़ा रही है, साढ़े रैप्टा मार दिया ना यहीं पे ही, कहाँ पे गया, ऐसे खड़खड़ ऐसे निकलेंगे अल्फा बीटा का। ओए एग्जांपल देख, एग्जांपल देखिए भैया, एक बॉल आ रही है और खटाक देनी से शॉट मार दिया आपने उस पे, तो भैया फोर्स और बॉल और बैट का संपर्क कितने टाइम के लिए हुआ था, यानी बॉल पे जो इफेक्ट गया या बैट पे जो इफेक्ट आया उसे हम क्या कहेंगे भैया, इंपल्सिव इफेक्ट, क्या कहेंगे, और एक दूसरे पे जो फोर्स लगाया उन्होंने उसे क्या कहेंगे, इंपल्सिव फोर्स। ये एग्जांपल लिखना, मैं रुक जा बुड्ढे, ब्लो ऑफ अ हैमर ऑन अ नेल, जब आप कील गाड़ते हो दीवार में तो हथौड़ा पेलते हो उस पे ऐसे करके, लग रही है क्या, टूट जाएगी ऐसे ऐसे करके, तो भैया हथौड़ा और कील का संपर्क कितने वक्त के लिए हुआ है, अगर आप हथौड़े को बड़े आराम से ऐसे ले जाओ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ये कील ज्यादा अंदर ही गिरेगी, लेकिन ढक 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 छोटे टाइम के लिए अगर इफेक्ट दोगे तो क्या होगा, घुसती चली जाएगी अंदर, ठीक है भैया, तो यहाँ पर इंपल्स है, ठीक है भैया। और उसके बाद कह रहा है भैया, एक बंदा सर के बल कहाँ गिर गया भैया, फर्श पे, कहाँ पे गिर गया, तो जमीन और बंदे की बॉडी का कांटेक्ट बहुत छोटे टाइम में होता है, बता फर्श है तो फर्श पे, अगर सुन लीजिए, अगर यदि आप फर्श पे गिरते हो तो आपको चोट लगने की एक वजह होती है बहुत बड़ी, आप रेत पे गिरो तो
उससे डबल हाइट से रेत पे गिर जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कंक्रीट वाली जगह पर गिरो, ऐसे सॉलिड वाली जगह पर, तो आपकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट होता है। रीजन क्या है भैया? क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है तुरंत क्या होती है, सर उसके कांटेक्ट में आती है। यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भैया? कांटेक्ट में आने का टाइम क्या होता है? बहुत कम होता है। आपकी बॉडी तुरंत आके क्या हुई? रुक गई। और जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम कील पे दबा दब हथौड़ा मारते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि टाइम क्या रहे? कम रहे, और फोर्स का इफेक्ट क्या हो? ज्यादा। अब रेत पे गिरने पर क्यों नहीं होता ज्यादा फर्क? तो भैया जब आप रेत पे गिरते हो तो रेत में धंसते हो, पहले क्या होते हो? रुकते नहीं हो एकदम से, रेत में धंसते हो, और धंसने के बाद एक सर्टेन टाइम बाद क्या होता है? रुकते हो। जब धंसते हो तो फोर्स का लॉस धीरे धीरे होने लगता है, और लास्ट में जब रुकते हो ना तो वही क्या होता है भैया? उतना ही फोर्स आपकी बॉडी पे एक्चुअल में लग पाता है। इसलिए आप क्या होते हो? सुरक्षित रहते हो। समझ गए? एक एकदम एकदम चिकना और सॉलिड पत्थर पे गिर जाओ भाई, मैं कसम कह रहा हूँ बहुत ज्यादा लगेगी, मजा आ जाएगा आपको। अबे ऐसे, हाँ ऐसे मरने वाला गिरना थोड़ी ना है, समझिए भैया? मजे के लिए गिरना है। ओए देखिए, उसके बाद कह रहा भैया भाई प्लीज यहां पर देखना भैया। अरे भाई सुन लो, नोट में लिखना आपको, नोट में क्या लिखना है? इंपल्सिव फोर्स यूजुअली वेरी इन एंड अब्रप्टली। मतलब भैया कि बहुत तेजी से बदलाव आता है इसके अंदर। क्या आता है भैया? इंपल्सिव फोर्स में बहुत तेजी से बदलाव आता है। इसीलिए सॉलिड कंक्रीट पर गिरना और रेत पर गिरने दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। आप रेत पे गिरोगे तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा और फोर्स एकदम से क्या हो गया? कम हो गया आपकी बॉडी पे। लेकिन आप कंक्रीट पर गिरते हो तो थोड़ा सा टाइम कम हुआ और फोर्स क्या हुआ? आपकी बॉडी पे भरपूर लग। अब लगभग अगर आप वैसे देखोगे ना, मेजर करोगे तो आपको उतने टाइम दिखेगा रेत पे भी गिरने का टाइम और कंक्रीट में, लेकिन टाइम का डिफरेंस होता था। और थोड़ा ही डिफरेंस क्या करता है? फोर्स के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला देता है। यही लिखा हुआ है, इंपल्सिव फोर्स यूजुअली वेरी इन एन एब्रप्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड मैनर। ये भैया बड़े कॉम्प्लिकेटेड मैनर से करता है। इट इज डिफिकल्ट। देखिए भैया बहुत ध्यान रखना कि टाइम इतना छोटा होता है कि आप फोर्स के अंदर चेंज को मेजर नहीं कर सकते, मतलब दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन सेपरेटली इन सच अ सिचुएशन, बट द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की जगह पे हमने क्या लिखते हैं भैया? इंपल्स। क्या लिखते हैं? आपको एक बात बता दो भैया, इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों ही क्या होते हैं भैया? सेम होते हैं। दोनों में बस केवल एक डिफरेंस होता है, चेंज इन मोमेंटम बड़े टाइम के लिए और इंपल्स क्या होता है भैया? छोटे टाइम के लिए। ठीक है भैया? इज मेजर्ड, और उसके बाद क्वांटिटी। क्या कहते हैं इस क्वांटिटी को? क्या कहते हैं भैया? इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा इसको ध्यान रखना भैया कि यहाँ पर फोर्स के अंदर बदलाव बहुत खतरनाक तरीके से आता है। छोटा सा टाइम बढ़ा कि फोर्स एकदम से क्या हुआ? कम हो गया। फोर्स क्या हो गया? आपने देखा होगा बाइक के नीचे सोकर लगाए जाते हैं इसी रीजन से, ताकि बाइक एकदम से रुके ना। आपकी बाइक जब चलती है उबड़ खाबड़ में थोड़ा ऐसा ऐसे होती है ना, उसके सॉकर दिखते हैं, जिसकी वजह से उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है भैया? रुकने का टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है भैया? अगर सोकर नहीं रहेंगे तो बाइक तुरंत क्या होगी? जमीन के कांटेक्ट में आ जाएगी, मतलब कि उसका आपका झटका लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है भैया? अब इसकी वजह से अब तेरे नीचे लगा दूंगा, ध्यान रख। ठीक है? तो भैया जो स्प्रिंग होती है वो स्प्रिंग क्या करती है? टाइम ऑफ ड्यूरेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ा तो फोर्स क्या हो गया? बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, और आपको चोट नहीं लगती। इसीलिए गाड़ी वगैरह या फिर गद्दी वगैरह जहां पर बैठते हैं वहां पर क्या लगाते हैं? स्पंजी चीज लगाते हैं, ताकि भैया टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या हो? थोड़ा बढ़ जाए और आपकी बॉडी पे जर्क या फोर्स कम आए। समझ गए भैया? और आपने कभी साइकिल के आगे वाले डंडे पे बैठे होगे, वो एहसास पता होगा आपको, वहां पर कोई सोकर नहीं लगा होता, वहां पर कोई सोकर नहीं लगा, तुरंत आपका बॉटम पार्ट क्या होता है? उस डंडे के कांटेक्ट में आ जाता है, रुक जाता है तुरंत, और जैसे तुरंत रुक जाता है झटका आपको महसूस होता होगा, बड़ा प्यारा होता है। लेकिन कई समझदार माँ बाप क्या करते हैं कि तौलिया लपेट देते हैं, जिससे टाइम ऑफ ड्यूरेशन डंडे का और आपके बॉटम पार्ट का क्या होता है? बढ़ जाता है। टाइम बढ़ गया तो आपके सुरक्षित रहता है। ठीक है? बॉटम पार्ट सुरक्षित। समझ गया भैया? तो अपने बच्चे को हमेशा डंडे पे ही बैठाइए।
ये अब देखो बांधे छीन लिया आपने। भाई हो गया, समझ गया? तो इसीलिए ध्यान रखना, आगे बढ़े। बिल्कुल सरफेस एरिया तो प्रेशर की बात आ जाती है ना, वहां प्रेशर नहीं पड़ रहा है। चुप है सारे, जब मैं कह रहा हूँ प्रेशर पे बात नहीं कर रहे हो। ध्यान दीजिए भैया, देखिए भैया, उसके बाद कह रहा है भैया, भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। कैसे हंस रहा है? अरे यार, अब लड़का है, खुल के हंस। भांजे ऐसे हंस रहा है। ओए देखिए भैया, देखिए भैया, कह रहा भैया अब आता है इंपल्सिव फोर्स। क्या आता भैया? जो फोर्स इंपल्सिव इफेक्ट को प्रोड्यूस करे उसे हम क्या कहते हैं भैया? इंपल्सिव फोर्स। यहाँ पर लिखा हुआ भैया, बड़ा आसान सा लिखा हुआ है, इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम इन अ मोमेंटम। ठीक है भैया, और ध्यान रखना भैया, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने खैर बता दिया, इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड छोटा टाइम। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड छोटा टाइम। तो भैया क्या हुआ? इम्पल्स इक्वल्स में फोर्स इनटू में टाइम। या ये खैर ये वाली अभी भूल जाओ, ये मत लिखना। ठीक है भैया, ये हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में करेंगे। बाहर कौन है देखिए, देखिए बाहर कौन है, बाद में क्लास में। ठीक है भैया, तो भैया देखिए, ओए तो इम्पल्स क्या होता है भैया? फोर्स इनटू में कौन सा टाइम? स्मॉल टाइम। फोर्स इनटू में, तो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू में स्मॉल टाइम। ये ध्यान रखना, नीचे वाला नहीं लिखना आपको, चेंज इन मोमेंटम, ये हम आगे करेंगे इसको। ठीक है भैया, इन्होंने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद कह रहा है भैया, इम्पल्स क्या है भैया? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किससे क्या होती है भैया? डिनोटेड बाय आई। किससे लिखा जाता है भैया? आई से। इम्पल्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। समझिए भैया, अगर इम्पल्स पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ भैया? ध्यान दीजिए भैया, इम्पल्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी की स्पीड को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? वही मोमेंटम वाले कंसेप्ट है इसमें। अगर इम्पल्स, सुन ले, इम्पल्स अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी की स्पीड क्या हो रही है भैया? घट रही है। और इम्पल्स जीरो आ रहा है मतलब बॉडी की स्पीड में कोई चेंज। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। वही इसकी डायरेक्शन होती है जो फोर्स की होती है। समझ गए भैया? और चेंज इन मोमेंटम, द इंपल्स ऑफ फोर्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इंक्रीज होगा तो इंपल्स पॉजिटिव। इंक्रीज कब होता है? जब स्पीड बढ़ती है। इंपल्स आपका ये लिख लेना भैया, क्योंकि इसमें शायद आपको ना सुनना है। इंपल्स पॉजिटिव होता है जब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है भैया? पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है भैया? इंक्रीज हो रही है। इंपल्स आपका क्या होता है भैया? नेगेटिव। नेगेटिव कब आता है भैया? जब आपका मोमेंटम क्या होता है भैया? डिक्रीज करता है। और मोमेंटम डिक्रीज, नेगेटिव। और ये नेगेटिव क्या होता है? जब वेलोसिटी क्या होती है भैया? डिक्रीज करती है। क्या होती है? डिक्रीज करती है। ठीक है भैया, और चेंज, इंपल्स आपका जीरो आता है जब आपका मोमेंटम में चेंज क्या होता है भैया? जीरो आता है, यानी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? समझिए भैया, वही है सर। उसके बाद है भैया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या था भैया? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ध्यान दीजिए क्या कहता है भैया, सुन लीजिए। क्या था बेटा? रुक जाए काम मतलब बाद में। ठीक है भैया, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहते हैं भैया? अच्छा, स्पीड बढ़ती कब, एक बार जरा बताइए। जब पॉजिटिव होता है ना, जब मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो स्पीड बढ़ती है, यानी फाइनल स्पीड ज्यादा, इनिशियल स्पीड कम। और फाइनल स्पीड ज्यादा तो फाइनल मोमेंटम भी ज्यादा, इनिशियल मोमेंटम तो ज्यादा माइनस कम, पॉजिटिव। वेलोसिटी घटती कब है? जब मोशन की विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा, फाइनल क्या होगा? कम होगा। कम माइनस ज्यादा नेगेटिव आता है, इंपल्स भी क्या होगा? नेगेटिव। और स्पीड में चेंज कब नहीं आता? जब फोर्स ही जीरो रहता है। ठीक है भैया, फोर्स जीरो रहेगा तो स्पीड में कोई चेंज
नहीं आएगा। स्पीड का चेंज जीरो, इम्पल्स भी क्या होगा, जीरो। इन चीजों को, ये सारी चीजें पहले वाली ही तो है, बस उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में बताया जा रहा है। ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है भैया, फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, यही तो होता है। फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी होता है। सेकंड, वैसे हम सेकंड लॉ कर रहे हैं, इम्पल्स भी सेकंड लॉ के अंदर ही आता है। ठीक है, इसलिए सेकंड लॉ यूज किया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो एफ इंटू में डेल्टा टी बराबर में क्या हो, डेल्टा पी। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू क्या भैया, जीरो, देन एफ इंटू में डेल्टा टी क्या हो जाएगा। अगर टाइम जो है आपका डेल्टा टी यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट या टाइम जो भी है, जितने टाइम के लिए फोर्स लगा वो बहुत छोटा है, क्या है भैया, तो ये जो एफ इंटू में डेल्टा टी हो क्या हो जाएगा भैया, इम्पल्स। द इफेक्ट ऑफ फोर्स फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स। और मैंने अभी पीछे बताया था, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। यानी ये फोर्स एंड टाइम क्या हो गया भैया, इम्पल्स हो गया। कब, जब आपका टाइम क्या हुआ, बहुत छोटा। जीरो किसने बोला भाई, टेंस टू जीरो, तो ये जाएगा आई इक्वल्स में क्या, डेल्टा पी। क्या हो गया भैया, डेल्टा पी। और डेल्टा पी क्या होता है भैया, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है भैया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स क्या होता है भैया, चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है, यहीं से लिखा गया है टोटल चेंज इन मोमेंटम। समझ गए भैया। तो इम्पल्स, अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, द टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स। अकॉर्डिंग टू इम्पल्स according to impulse momentum theorem, ठीक है, the change in momentum for short time is called impulse। क्या कहते हैं उसे, इम्पल्स कहते हैं। बहुत छोटे टाइम के लिए जो मोमेंटम का चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इम्पल्स कहते हैं। समझ गए भैया, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, the impulse of force is equal to the total change in momentum by the force। ठीक है भैया, दिस इज रिलेशन इज बिटवीन द इम्पल्स एंड मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। समझ गए भैया, क्लियर है। अब आते भैया ग्राफ पे, किस पे आते भैया, ग्राफ पे। ठीक है, और ये ग्राफ है एफटी ग्राफ। क्या है भैया, एफटी ग्राफ, ध्यान दीजिएगा। एफटी, ये फोर्स है, ये टाइम ऑफ कांटेक्ट है, टाइम ऑफ कांटेक्ट। समझ गए। पहला भैया ग्राफ, आपका फोर्स क्या है भैया, कांस्टेंट, और टाइम क्या है भैया, ये तो हमेशा वेरिएबल ही होता है। टाइम वैसे क्या होता है भैया, केस फर्स्ट में हमने फोर्स को क्या लिया है, कांस्टेंट, और टाइम को क्या लिया है, वेरिएबल लिया है। फोर्स को कांस्टेंट लेगा तो फोर्स कभी चेंज, क्या चेंज होगा, टाइम। तो अगर आप इसका एफ टी ग्राफ बनाते हो, ये है एफ और ये है टी, तो फोर्स का ग्राफ, फोर्स कभी चेंज तो होगा नहीं, ऊपर नीचे नहीं आएगा। कैसे आएगा ग्राफ, ये सीधा ऐसा। क्या बन गया इसके नीचे, क्या बन गया, इसका एरिया निकालते। चलो क्या निकालते हैं, तो एरिया ऑफ एफटी ग्राफ निकालिए। एरिया ऑफ एफटी ग्राफ क्या बन रहा है भैया, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का लंबाई क्या है भैया, टी है, और चौड़ाई क्या है भैया, एफ है। ठीक है भैया, तो लंबाई क्या है टी, चौड़ाई क्या है एफ, तो एफ इंटू में टी क्या होता है, इम्पल्स। क्या होता है, तो अगर आप एफटी ग्राफ का एरिया निकालना चाहते हो तो आपको क्या देगा भैया, इम्पल्स देगा। क्या देगा, एफटी ग्राफ का एरिया। अगर आपका भैया रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, वो भी किसके बराबर आएगा, इम्पल्स। एक क्वेश्चन छोटा सा देखिए, फाइंड इम्पल्स, इम्पल्स इम्पार्टेड। ठीक है, तो भैया ये आपका ग्राफ बना है, एफ आई ए टी है।
तो भैया कह रहा है इम्पल्स निकालिए, तो ये फोर्स वेरिएबल है कांस्टेंट है? ये फोर्स वेरिएबल है कांस्टेंट है? कांस्टेंट कहां से हो गया ये फोर्स? पहले कम था, 0 टाइम पर 0 था, आगे बढ़ा। यहाँ पर है क्या, ये क्या बन रहा है, क्या चित्र बन रहा है ये कौन सा चित्र बन रहा है बताइए? ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल। अबे ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्यों है ट्रायंगल? ट्रायंगल का एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर। क्या हुआ, गलत बोल लो क्या? ज्ञानी मत बन। ओए अभी सब कुछ तेरे से पूछूंगा। ट्रायंगल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है बता दो सही सही। ये जब ट्रायंगल है एरिया क्या होगा इसका? हाफ बेस इनटू हाइट। रैप्टा मार दिया ना तो यही सारी फिजिक्स क्लियर हो जाएगी एकदम सही। ये अंकित से मैंने पूछा कि मेरी क्लास में ऐसा है, ये सीधा साधा तो है, बहुत सीधा है, पढ़ता नहीं है घर जाके कुछ भी, एक वर्ड भी। रुक जा, अभी तेरा क्लास के बाद तेरा बक्कल तारूं। रुक जा। एरिया एफ टी ग्राफ क्या रहता है भैया? इम्पल्स। तो यहाँ पर कौन सा एरिया निकल रहा है भैया? हाफ बेस इनटू में हाफ। हाफ बेस क्या है भैया? 5, हाइट क्या है भैया? 6। तो आंसर क्या आ गया भैया? 15 न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स क्या होती है भैया? फोर्स इनटू में सेकंड, न्यूटन सेकंड। ज्ञान मत दे, सब जोन सा मिल जाए वही। ट्रेपेजियम यहाँ पर कहां से वैसे ही बता। अब वो बता रहा है कि वो 6 न्यूटन पर है। सुअर हफ्ते में एक दिन आएगा तो भूलेगा ही भूलेगा। न्यूटन सेकंड। एसआई यूनिट क्या होती है भैया इसकी? न्यूटन सेकंड होती है। कैसी क्वांटिटी भैया? वेक्टर क्वांटिटी। ओए अब अगला ग्राफ आ रहा है, फोर्स वेरिएबल, ठीक है, चेंज देखिए ये फोर्स तो वेरिएबल है, लेकिन इस फोर्स के अंदर चेंज क्या है? कांस्टेंट है। टाइम आपका हमेशा क्या होता है? देखिए इसका एग्जांपल सुनिए, फोर्स वेरिएबल लेकिन चेंज इज कांस्टेंट। 2 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स, 6 न्यूटन फोर्स, 8 न्यूटन फोर्स। ये फोर्स क्या है? वेरिएबल है। क्या है? लेकिन बदलाव क्या रहा है? समझा? ग्राफ खींचोगे, एफ एफ टी ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ सदैव ऐसा जाएगा, ट्राइंगल ही बनाएगा ऐसा। इसके नीचे का एरिया क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। एरिया निकाल लो, एरिया क्या देगा आपका? ठीक है। अब जो आ रहा है आप ध्यान देना, क्योंकि अब जो ग्राफ आ रहा है अब वो सुन में नहीं आएगा एक बार में, इसीलिए ध्यान रखना। इस केस में फोर्स भी वेरिएबल है, चेंज भी वेरिएबल है, टाइम भी क्या है? वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल, चेंज वेरिएबल, टाइम एफ वेरिएबल, चेंज इन फोर्स वेरिएबल, टाइम सब वेरिएबल है। ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कभी भी सीधा नहीं जाने वाला। ये है एफ और ये है टी, ग्राफ ऐसे आएगा टेढ़ा मेढ़ा। अब इस केस में कैसे इंपल्स निकाला जाए? बड़ी समस्या आ गई। समस्या नहीं,
हर समस्या का क्या होता है? समाधान होता है। क्या होता है? तो ये बन गया आपका वेरिएबल फोर्स का ग्राफ, चेंज भी वेरिएबल है। इस वक्त टाइम क्या हो रहा था? T1, और इस वक्त टाइम क्या हो रहा था? T2। क्या हो रहा था? T2। हमने क्या ले लिया? एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ले ली। मैं स्ट्रिप क्यों ले रहा हूं? रीजन पता है क्या? ये जो बड़ा सा ग्राफ बना है यहां से यहां तक का, ये कोई डिजाइन ही नहीं है। जब कोई फिक्स डिजाइन नहीं है, कोई है डिजाइन क्या? ये क्या लग रहा है? रेक्टेंगल लग रहा है? क्या लग रहा है कंजल? क्या लग रहा है ये किस किस प्रकार का चित्र है? 3 ऑप्शन है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। आंसर सीधा बोल दिया मैंने। अब तो चार भुजा, हाँ बोले क्या क्या? 3 ऑप्शन में से बता, ट्राइंगल, रेक्टेंगल या सर्कल? ओए ये रेक्टेंगल है। पढ़ ले साले, पढ़ ले। पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कैसे। अबे तीनों ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, और ये कोई नहीं बता सकता कि ये क्या है। ये कोई बता नहीं सकता कि क्या है। अब देखिए क्या करेंगे। अब हमने एक बहुत पतली, भाई प्लीज ज्ञानी ना बना जाए, यहां पर कोई ज्ञानी नहीं है मेरे अलावा। देखिए आपने विशु, मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप काट दी, छोटी दिख रही होगी। अब इस स्ट्रिप के डिजाइन के बारे में बता सकता हूं कि ये रेक्टेंगल लग रही है, लगभग 98% ये रेक्टेंगल ही लग रही है। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने इसको बहुत पतला काटा, यानी ये टाइम जो होगा वहां पर क्या होगा? बहुत छोटा होगा। dt क्या होगा? टाइम यहाँ पर बहुत छोटा है, इसीलिए कैसा दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल की तरह। यहाँ पर फोर्स क्या होगा? मैंने मान लिया फोर्स की वैल्यू क्या है? F। क्या है? इसकी लंबाई क्या होगी? F। चौड़ाई क्या होगी? dt मतलब छोटा टाइम, छोटी चौड़ाई। समझ गए भैया? अभी मुझे कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल। कैसा दिख रहा है? अब मुझे पता है इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्ट्रिप DA आएगी। क्या DA मतलब? छोटा एरिया आएगा। क्या आएगा? स्ट्रिप का एरिया छोटा आएगा। अब स्ट्रिप कैसी दिख रही है? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे में, तो लंबाई क्या है भैया? F, और चौड़ाई क्या है? dt। और आपको पता है ये जो एरिया छोटा है तो ये क्या देगा? छोटा सा इंपल्स। यानी यहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रिप आई है, उसका एरिया निकाला तो हमें क्या आया? अब ये छोटा सा इंपल्स आया। क्या आया? लेकिन हम जानते हैं भैया ये एरिया यहीं पर नहीं, और भी फैले, बहुत सारी स्ट्रिप्स हम लेंगे यहाँ पर। इनफाइनाइट स्ट्रिप्स आएंगी इसके अंदर, पतली 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 पतली। उन सब स्ट्रिप को रेक्टेंगल मान करके सबका एरिया निकाल करके सबको जोड़ दोगे तो क्या आएगा? इंपल्स आएगा। क्या दोबारा बोल रहा हूं मैं? ऐसी ही इस ग्राफ के अंदर, जो ग्राफ है इसके अंदर इनफाइनाइट स्ट्रिप्स आएंगी। क्या आएंगी? पतली पतली। आपको जितनी पॉसिबल उसके उतनी पतली स्ट्रिप लेनी है, तो जितनी पॉसिबल उतनी पतली स्ट्रिप में जो स्ट्रिप्स का नंबर होगा वो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। और हर स्ट्रिप कैसा बिहेव करेगी? रेक्टेंगल की तरह। कैसे बिहेव करेगी? और हर स्ट्रिप का एरिया निकाल लोगे और सारे एरिया को निकाल के जोड़ दोगे तो इसके अंदर आने वाला सारा एरिया आपका निकल जाएगा। लेकिन ये करने में बड़ा ही ज्यादा वक्त लगने वाला है, तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं भैया? इंटीग्रेशन नाम की एक चीज पढ़ रखी है। इंटीग्रेशन ऐसी ही चीजों पे अप्लाई होता है जहां पर इनफाइनाइट नंबर चीजों को हमें क्या करना हो? जोड़ना हो। समझिए भैया? तो अब देखिए भैया, हमने तो इसका एरिया निकाल दिया और इसका एरिया ने हमें क्या दिया? छोटा सा इंपल्स। उसकी वैल्यू क्या है? डी। मुझे पता है ये एरिया T1 से लेके कहां तक फैला हुआ है? T2 तक। तो टोटल इंपल्स इम्पार्ट, टोटल इंपल्स इम्पार्टेड, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। डी का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? और इधर F dt, और यहां पर टाइम कहां से कहां पे इंटीग्रेट करो? T1 से लेके, तो लिमिट लगा दो T1 से लेके T2। यहां पर किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? इंपल्स को। स्टार्टिंग में इंपल्स क्या होगा? 0, बाद में क्या होगा? I। तो भैया देखिए डी का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का x था, तो डी का क्या होगा? I। लिमिट लग गई 0 से लेके I। और यहां पर क्या होगा? F dt, और ये क्या होगा? T1 T2। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे हम। ठीक है?
ये हो जाएगा I माइनस 0 और ये क्या होगा एफ डी टी। यहाँ पर क्या होगा T1 T2। I माइनस 0 क्या हो गया I। तो इस केस में जो इंपल्स का फॉर्मूला हो गया वो कुछ ही हो गया T1। ये है आपका इस केस का इंपल्स का फॉर्मूला। जब फोर्स वेरिएबल, टाइम वेरिएबल, चेंज वेरिएबल, तो उस केस में आप इंपल्स निकालोगे फोर्स dt। लिमिट आएगी, बताऊंगा, अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है भैया। तो इस केस में आपका ग्राफ इस तरीके का बना। ग्राफ कोई पर्टिकुलर ग्राफ था नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट एरिया इसका निकाल नहीं सकते थे, इसलिए हमने क्या किया भैया, क्या लिया, एक पतली सी इनफाइनाइटली थिन स्ट्रिप ली, और वो स्ट्रिप कैसा बिहेव कर रही थी, रेक्टेंगल की तरह, उसका एरिया निकाल लिया। ऐसे ही मुझे पता भी है इसमें न जाने कितनी स्ट्रिप्स होंगी, उनको जोड़ना है सबका एरिया, तब जाके इंपल्स आएगा। उससे बढ़िया हमने क्या किया, इंटीग्रेशन नाम की चीज का इस्तेमाल किया, इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे कर लिया, ये क्या हुआ, कुल इंपल्स आई। इसको 1 मिनट के अंदर इस चीज को पीछे कॉपी करके प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये चीज आपको जल्दी से याद नहीं रहेगी। जल्दी से करो भैया। देखिए भैया कह रहा है इफ एफ, भाई प्लीज, 3t स्क्वायर प्लस 2t act on a body कह रहा है इतना फोर्स एक बॉडी के ऊपर इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक, इतना फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक लगता है। फाइंड इंपल्स, फाइंड, भाई ध्यान दीजिए, तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। चेंज भी वेरिएबल रहेगा क्योंकि अलग अलग टाइम डालोगे, एक डालोगे फिर 2 डालोगे फिर 3 डालोगे, तो चेंज क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो इंपल्स क्या होगा, एफ डी टी, T1 यहाँ पर और क्या होगा T2 यहाँ पर। तो ये T1 की वैल्यू क्या है भैया 0, और T2 की वैल्यू क्या है भैया 2, और F की वैल्यू क्या रखी है 3t स्क्वायर 2t, और इनटू में क्या हो गया dt। कोई दिक्कत तो नहीं है। I इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 3 बाहर t स्क्वायर dt 0 से लेके 2, इसका इंटीग्रेशन होगा इसका, तो क्या होगा 2 बाहर t dt 0 से लेके 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। चलो किंजल 3 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 4 अपॉन में 2, फिर उसे पता है कि मैं t की पावर 3 अपॉन में 3 साले बहुत मान, t की पावर 3 अपॉन में 3 जो बोला था वही सही था। 0 2 पावर ऐड आती है, वही पावर डिवाइड में आती है, इंटीग्रेशन का रूल बताया था मैंने वो। 2 इसकी पावर कितनी भी है 1 है, तो t की पावर 2 अपॉन में 2, 0 से लेके 2, 3 से 3 कट मर गया, 2 से 2 कट मर गया, t की पावर 3 0 से लेके 2, t की पावर 2 0 से लेके 2, तो भैया क्या 2 की पावर 3 0 की पावर 3, बीच में क्या गया माइनस, 2 की पावर 2 0 की पावर 2, क्या आ गया भैया 8, और इधर क्या हो गया 4, 12 न्यूटन सेकंड आपका इंपल्स आ गया। ठीक भैया, इस तरीके से आपको करना है, आसान है।